हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं डिस्कस करूंगा ट्रिल के रिज़ल्ट को, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। तो रिज़ल्ट डिस्कस करने से पहले जो भी इस क्वार्टर में हुआ उसके अपडेट भी दूंगा, डिस्कस भी करूंगा रिजल्ट्स को, और आगे क्या प्लान है कंपनी का वो भी डिस्कस करेंगे। और थोड़ी सी बात लास्ट में वैल्यूशंस की भी करते हैं, इवन दो मैं हमेशा वैल्यूशंस की बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ इसके वैल्यूशंस की, बिकॉज मेरे को इसको वोल्टैम्प के साथ भी थोड़ा बहुत कंपेयर करना है। और जो सिल्चर है उसका भी मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा, थोड़ा वैल्यूशन की एक्सरसाइज कर लेंगे लास्ट में। मैथमेटिकल एक्सरसाइज नहीं होगी, लेकिन एक पर्सपेक्टिव आपको मेरा पर्सपेक्टिव भी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आपको सबसे उससे भी पहले मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा एक और, जिसमें मैंने पूरा समझाया है ये ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया क्या करती है, किस टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है, किस टाइप के रिएक्टर्स बनाती है, किस टाइप के रेक्टिफायर्स बनाती है, और वो जितने भी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है वो किस इंडस्ट्री में जाते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, एंड यूज़र उनका कौन है। तो बहुत ही आप ये समझोगे कि आपको सब चीज़ पता चल गई ट्रिल के बारे में, एंड दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। तो वो चीज़ मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। तो यहाँ पे मेरा मेजर एम है Q3 के नंबर्स को डिस्कस करना, और आगे के क्या मेरे को लगता है क्या मैनेजमेंट कह रहा है। तो सबसे पहले हम रिजल्ट्स की बात करेंगे। अगेन बिजनेस मॉडल में नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो उसके ऊपर दोबारा क्यों वीडियो बनाऊँ, दैट इज़ माई पॉइंट। तो कंसोलिडेटेड लेवल पे हम देखते हैं, तो रेवेन्यू Q3 में अगर आप देखेंगे तो 51% से बढ़ा है, विच इज़ अ वेरी गुड जंप फॉर अ ट्रांसफॉर्मर कंपनी, बिकॉज हम हिस्टोरिकली हमने देखा है, और डेटा भी ये कहता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं है ट्रांसफॉर्मर्स कंपनी में। और जो ये पर्टिकुलरली ये जो कैपिटल गुड्स की कंपनीज होती हैं, तो एक साइकिल चलती है। इस टाइम पे क्या है, फॉर्चुनेटली जो पावर रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। पर्टिकुलरली जैसे आपको अगर नॉट जस्ट पावर रिक्वायरमेंट्स, कि जो आपको ग्रिड में अब बिकॉज अब इतना ज़्यादा फोकस आता है गवर्नमेंट का कि आपको क्या करना है, ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करना है रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी जब आप जनरेट करते हैं तो आप यूज़ करते हैं उसमें या तो सोलर पावर, या फिर विंड पावर जनरेट करते हैं, या फिर हाइब्रिड पावर जनरेट करते हैं जो आपका सोलर और विंड से मिल के बनता है। ठीक है, तो उसके अलग अलग फ़ायदे होते हैं, बिकॉज जो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है वो हाइब्रिड में बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स कि कितने पीक के लिए आपका प्लांट बना है और कितनी जनरेट कर पा रहा है। तो CUF जितना ज़्यादा उतना बढ़िया। तो हाइब्रिड में आपको हाई CUF मिलता है, विंड में थोड़ा कम, और सोलर में सबसे कम होता है। अगर सिर्फ सोलर ही सोलर यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ विंडी विंड यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन दैट इज़ अ कंप्लीट अनदर डिस्कशन। लेकिन होता क्या है कि आपको अगर ग्रिड को भी इंटीग्रेट करना है रिन्यूएबल एनर्जी से, तो उसमें भी आपके ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं, उसमें आपके स्टैटकॉम्स भी लगते हैं। जो भी ये कंपनी स्टैटकॉम्स भी बनाती है, स्टैटिक सिंक्रोनस कॉम्पनसेटर। क्यों? बिकॉज मैंने आपको PIGL वाली वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझाया था कि जब आप रिन्यूएबल एनर्जी विच इज़ DC एनर्जी, आप उसको इन्वर्टर यूज़ करके, फिर IDT इन्वर्टर्स, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स आप यूज़ करके उसको AC में कन्वर्ट करके, फिर IDT ट्रांसफार्मर से अप डाउन करके जो भी है, तो उसको आप वो ग्रिड में भेजना होता है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का जो नेचर ही ऐसा है कि वो कभी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, कभी कम क्रिएट होती है, तो उसके वजह से डिस्टर्बेंस बहुत होता है, हार्मोनिक्स क्रिएट होते हैं जिसे हम कहते हैं, और वो ग्रिड को अनस्टेबल करते हैं। तो उसके वजह से स्टैटकॉम्स हमको लगाने होते हैं, सिर्फ कैपेसिटर बैंक से काम नहीं चलता है। ऐसा डिस्कशन चल रहा है अभी इंडस्ट्री में, तो स्टैटकॉम्स भी ये बनाती है। अगेन वो डिस्कशन के लिए आपको वही वीडियो देखना पड़ेगा। तो अभी बहुत ज़्यादा टेलविंड है ट्रांसफॉर्मर वाली कंपनीज़ में, बट आप पूछ सकते हैं कि यार अगर इतना टेलविंड है ट्रांसफॉर्मर वाली कंपनीज़ में, तो वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर इतना क्यों पीछे है, उसको क्यों वैल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी आगे मैं जाकर डिस्कस करूंगा। तो YOY आपने देखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस काफ़ी अच्छे परसेंट से बढ़ा है। अदर इनकम भी बढ़ी है, तो टोटल इनकम आपका देखेंगे 53% से बढ़ा है, बहुत ही अच्छा। EBITDA आप देखेंगे तो 134% से बढ़ा है। और EBITDA आप देखेंगे YOY तो काफ़ी अच्छा जंप आया है, 10.81% से EBITDA मार्जिन जो आपके हैं वो 16.5% पे आ गए हैं। लेकिन पिछले साल के क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा कम है, लेकिन नथिंग टू वरी अबाउट। होता है यार, इस क्वार्टर में आपका मिक्स थोड़ा इधर उधर हो गया तो आपके मार्जिन थोड़ा इफेक्ट हो जाएंगे। सो नथिंग टू वरी अबाउट इन माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। आई डोंट थिंक इट्स अ वरिंग साइन। इतना बहुत है। वैसे भी कंपनी का मैनेजमेंट, आई डोंट नो वाई, बट ये फोकस करते हैं अपने पैट मार्जिन पे, और कंपनी का मैनेजमेंट कहता है कि हम अपने पैट मार्जिन को 10 तक लेके जाना चाहते हैं, जो कि हैं 9.77 आ चुके हैं।
इस क्वार्टर में आप अगर लास्ट लाइन चेक करें तो पैट मार्जिन्स पर 9.77%, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी कह रही है, मैनेजमेंट कह रहा है कि 10 तक हम इसको लेके जाएंगे एंड वी विल सस्टेन पैट मार्जिन्स एट 10% लेवल। तो वो भी चीज़ अच्छी रहेगी काफ़ी। ठीक है, अभी इसको हम देखेंगे ऑर्डर पोजिशनिंग क्या है। प्रोडक्ट वाइज अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक आप देखेंगे तो 3686 करोड़ की अभी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है, जो अभी इनको 18 to 24 मंथ्स में 1.5 to 2 ईयर्स के अंदर एग्जीक्यूट कर रही हैं। उसमें से स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर 7% के हैं, रिएक्टर 27% पे हैं और पावर ट्रांसफार्मर आपके 66% पे हैं। अब ये क्या क्या होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, रिएक्टर क्या होता है, स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर क्या होता है, कहाँ ये लगते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, उसके लिए आपको वही वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत डिटेल में सब समझ आ जाएगा। कंज्यूमर कस्टमर वाइज ऑर्डर ब्रेकअप आप देखोगे तो सेंट्रल यूटिलिटीज़ से 43% है, जो PGCIL से इसको काफ़ी ऑर्डर मिलता है, जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, और स्टेट यूटिलिटीज़ से 10% है, और इंडस्ट्रियल कस्टमर से भी काफ़ी अच्छा इसका है 47%। तो कोशिश ये रहती है कि अगर आपको डेटर डेज या रिसीवेबल डेज आपको कम करने हैं तो आप प्राइवेट कस्टमर्स को ज़्यादा केटर करो, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को ज़्यादा केटर करो, बिकॉज वहाँ पे जो पेमेंट साइकिल होता है थोड़ा रिलैक्स्ड होता है। अदरवाइज़ अगर आप स्टेट यूटिलिटी पे जाएंगे और तो उस पर तो बहुत ही बुरे हाल होते हैं। सेंट्रल यूटिलिटी में थोड़ा बहुत ठीक होता है, बट स्टिल पावर ग्रिड कहाँ ही इनको इतनी जल्दी पैसा देने वाला है। बट इनको काफ़ी ऑर्डर पावर ग्रिड से आता है। सो आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि पावर ग्रिड बकवास कंपनी है या फिर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पावर ग्रिड एक बहुत ही बड़े स्केल पे काम करती है। बाकी सारी कंपनीज जो हैं ट्रांसमिशन में, वो सब एक बहुत छोटी छोटी हैं अगर हम कंपेयर करेंगे पावर ग्रिड के साथ। तो की ऑपरेशनल हाइलाइट्स देखो, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक मैंने आपको बताया 3686 करोड़ की है, और इस बार ये न्यू ऑर्डर इनफ्लो सिर्फ 631 करोड़ का आया। अब आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में जो ऑर्डर इनफ्लो था वो काफ़ी अच्छा था, आई थिंक 1000 करोड़ से ऊपर का था। उससे पहले वाले क्वार्टर में भी अच्छा था। तो इस बारी क्या ये बैड साइन है कंपनी के लिए 631 ऑर्डर करोड़ का ही ऑर्डर इनफ्लो होना? आई वुड से नो, बिकॉज मैंने अर्निंग्स कॉल पढ़ा है, इसीलिए मुझे पता है कि ये बैड साइन नहीं है। ये इनफैक्ट इट इज़ अ गुड साइन, बिकॉज कंपनी ये कह रही है कि हमारे अभी जो ऑर्डर बुकिंग्स जो हमने ऑलरेडी ले लिए हैं ऑर्डर, वो हम पे बहुत ज़्यादा हैं। तो हम अभी वी आर बीइंग वेरी पर्टिकुलर, वेरी स्पेसिफिक ऑन द काइंड ऑफ ऑर्डर दैट वी विल टेक। तो जो लो मार्जिन ऑर्डर है या फिर जिसमें पेमेंट का इशू आता है, डेटर डेज बढ़ जाते हैं, तो वो ऑर्डर कंपनी अभी ले ही नहीं रही है। कंपनी बहुत सेलेक्टिव हो गई है, सिर्फ वही ऑर्डर ले रही है जिसमें मार्जिन ज़्यादा है या फिर उनका पेमेंट भी साइकिल अच्छा होना चाहिए, तो वही ऑर्डर ले रही है। वैसे भी जो कंपनी, मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि इसका एक्सपेंशन चल रहा है, 15,000 मेगावोल्ट एम्पेयर्स से इसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होने वाली है, Q1 तक हो जाएगी। तो ये क्या कह रहे हैं कि Q4 में, जो कि अभी ये क्वार्टर चल रहा है, जनवरी फरवरी और मार्च का जो ये मंथ होंगे, तो यहाँ पे ये अपनी नई फैसिलिटीज़ के लिए ऑर्डर लेगी। इसने Q3 में वो ऑर्डर्स नहीं लिए हैं, इसीलिए अभी इनका ऑर्डर बुक आपको कम, इन ऑर्डर इनफ्लो आपको कम लगेगा, लेकिन आई डोंट थिंक इट इज़ अ साइन टू वरी अबाउट एट ऑल। फिर सक्सेसफुली कंडक्टेड अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ 500 MVA ट्रांसफार्मर। काफ़ी बड़ी बात हो जाती है 500 MVA का जो पावर स्केल है उसका, और उसका शॉर्ट सर्किट करना। दैट्स वाई मतलब ऑपरेशनल हाइलाइट्स में कंपनी ने मेंशन किया है, तो अच्छी बात है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिल बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इसके प्रोडक्ट बहुत बढ़िया हैं, इसकी नीश बहुत अच्छी अच्छी हैं, और बहुत ज़्यादा पावर रेटिंग के, ये वोल्टेज रेटिंग के रादर ट्रांसफार्मर्स बनाती है। 1100-1200 kV तक के ये ट्रांसफार्मर बनाती है। इनफैक्ट अगर मैंने इसकी प्रेजेंटेशन में ही पढ़ा था कि 1400 kV पे भी लेवल पे भी इसने काम किया है। एंड इंक्वायरीज अंडर निगोशिएशन, मतलब ये अभी 19,000 करोड़ रुपीज़ के ऑर्डर्स के लिए बिड करना इनका बाकी है। ठीक है, तो वो भी हमको देखना है। लेकिन यूजुअली कंपनी क्या कहती है कि हम अभी बहुत सेलेक्टिव हो गए हैं अपने ऑर्डर्स में, तो यूजुअली जो इनका हिट रेट रहता था वो 25% का रहता था, 25 to 30% का। मीन्स अगर ये 19,000 करोड़ के ऑर्डर में बिड कर रहे हैं तो 25 to 30% ऑफ द ऑर्डर्स दे विल गेट, इतना इनका हिट रेट रहता था। लेकिन अभी कंपनी कह रही है कि हम बहुत सेलेक्टिव हो गए हैं ऑर्डर्स में, हम तो इसीलिए हमारा जो हिट रेट है वो कम हो जाएगा, 15 to 20% पे आ जाएगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट, इनफैक्ट इट इज़ समथिंग दैट वी शुड चेयर, ताकि इससे, क्योंकि इससे हमारे मार्जिन्स बढ़ेंगे, हमारे मीन्स कंपनी के मार्जिन्स बढ़ेंगे, तो वो चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, चेयरमैन्स कमेंट ऑन Q3 भी देख लेते हैं। एक्वायर्ड कंट्रोलिंग स्टेक इन CRGO प्रोसेसिंग यूनिट, जो पॉस्को इन्होंने एक्वायर किया था उसको पहले ही, वो मैंने आपको Q2 में भी बताया था। इस बार ही इन्होंने वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, मेकिंग 100% बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। ऑल्सो एंटर्ड इनटू सप्लाई अरेंजमेंट फॉर मदर कोयल। CRGO कंट्रीब्यूट्स अराउंड 30 to 35% ऑफ टोटल रॉ मटेरियल इन अ ट्रांसफॉर्मर।
मैंने आपको पहले भी बताई थी, CRGO क्या होता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, स्टेनलेस स्टील होता है बेसिकली। तो CRGO की जो क्या होता है, उसमें जो ग्रेन्स होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं। इसीलिए उसका नाम होता है, इसीलिए उसके नाम में आता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। उसके जो ग्रेन्स हैं, जो क्रिस्टल्स हैं, दे आर ओरिएंटेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उस वजह से क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हो जाती हैं। और जब वो जो वो ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज या फिर वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और आगे जाके भेज रहा है, तो उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको CRGO स्टील कोर में लगता है आपके ट्रांसफार्मर में, और वो 30 to 35% उसका कॉस्ट होता है एक टोटल ट्रांसफार्मर में। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना अच्छा स्टेप था इस कंपनी का। वेरी फॉरवर्ड लुकिंग मैनेजमेंट, उसने ऑलरेडी अक्वायर कर लिया एक ऐसी कंपनी को जो CRGO को प्रोसेस करती है। बिकॉज इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनीज नहीं हैं जो CRGO को प्रोसेस करती हैं। और धीरे धीरे बिकॉज डिमांड ट्रांसफार्मर की पूरे वर्ल्ड वाइड इतनी बढ़ रही है, काफ़ी मीन्स यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हो तो अमेरिका में भी हो, पर्टिकुलरली अमेरिका में। और इंडिया में तो खैर आपको मैं कब से बता ही रहा हूँ कि पावर डिमांड इतना बढ़ रहा है, ट्रांसफार्मर डिमांड इतना बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसके रॉ मटेरियल का डिमांड भी बढ़ेगा और स्कैरसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसने ऑलरेडी अपने इंतज़ाम कर दिया अगले कुछ सालों के लिए। तो जितना भी ये CRGO इनको चाहिए होगा ट्रांसफार्मर्स बनाने के लिए, ऑलरेडी अपनी घर की कंपनी इनकी हो चुकी है वो कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करके। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। ऑर्डर बुकिंग फॉर न्यू कैपेसिटी एक्सपेंशन फ्रॉम Q4 FY25 जो मैंने आपको बताया। PGCI अप्रूवल, PGCIL पावर ग्रिड का अप्रूवल प्रोसेस इनिशिएटेड फॉर न्यू फुली ऑटोमेटेड रेडिएटर फैसिलिटी। तो इन्होंने क्या किया, एक रेडिएटर फैसिलिटी भी बनाई थी। आई डोंट थिंक मैंने Q2 में वो डिस्कस किया था, भूल गया था, बिकॉज उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है हर चीज़ को याद रख के डिस्कस करना एक वीडियो में। तो इन्होंने रेडिएटर फैसिलिटी ऑन है ना, हाँ, इन्होंने रेडिएटर फैसिलिटी भी बनाई थी। उसमें ऑटोमेटिक रेडिएटर फैसिलिटी, बिकॉज एक ट्रांसफार्मर का 30 to 35% जो कॉस्ट होती है वो तो CRGO की आती है, लेकिन 8 to 10% कॉस्ट रेडिएटर की भी होती है। बिकॉज मैंने आपको अपार वाले केस में बताया था कि ट्रांसफार्मर जब फंक्शन करता है तो उसमें I²R लॉसेज होती हैं और एडी करंट का लॉस होता है। तो उन लॉसेज से हीट डिसिपेट होती है बहुत ज़्यादा। तो उस हीट को बाहर फेंकने के लिए, ताकि ट्रांसफार्मर फटे ना, तो आपको एक रेडिएटर चाहिए। तो रेडिएटर भी इन्होंने फुली ऑटोमेटिक एक प्लांट बनाया है रेडिएटर का। और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 700 समथिंग KV पे ये बात, 765 KV क्लास का रेडिएटर के अप्रूवल की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब ये बात कर रहे हैं PGCIL के अप्रूवल की। बिकॉज अगेन अगर PGCIL मतलब पावर ग्रिड अपने ट्रांसफार्मर जो ऑर्डर देगी उसमें जो रेडिएटर जाएगा उसके लिए भी अप्रूवल लगता है। किसी का भी कहीं से भी रेडिएटर उठा के नहीं लगा सकते हैं। तो उस 765 KV क्लास के अप्रूवल की बात हो रही है, जो कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आता है। और जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं ना प्लेयर, तो ऑब्वियसली वो एक प्रीमियम कमांड करेगा, बिकॉज ऑल अदर प्लेयर्स आर नॉट एबल टू डू इट, जितने भी छोटे मोटे प्लेयर्स हैं। फिर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट फॉर 3 क्रिटिकल कंपोनेंट्स, अ स्टेप अहेड इन बैकवर्ड इंटीग्रेशन जर्नी। जो भी मैंने आपको बताया कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये कैसे कर रहे हैं, CRGO के प्रोसेसिंग प्लांट को और रेडिएटर के प्लांट को इन्होंने रेडिएटर भी ये खुद से बनाएंगे बेसिकली, और CRGO भी खुद से ये बनाएंगे बिकॉज कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया। तो काफ़ी हद तक ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो गए हैं। और इनका ये कहना है कि जितना भी जब हमारा पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें 4% का फ़ायदा मिलेगा पैट मार्जिन्स में। जितना भी पैट मार्जिन्स है वो 4% से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो तभी आप देखेंगे स्टॉक काफ़ी भाग रहा है। और मतलब यूजुअली आप नहीं देखेंगे एक ट्रांसफार्मर कंपनी 90 के पी पे ट्रेड कर रही है, बट ये कर रही है तो उसके पीछे कोई रीजंस होंगे। फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री तो क्या ही बतानी है, मैंने आपको बता दी है। मैनेजिंग डायरेक्टर की बेसिकली उन्होंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, जो मैंने बता दिया, छोड़ो उसको। अभी इसमें तो आई डोंट थिंक कुछ मैं डिस्कस करने लायक बाकी है, बहुत ही छोटी प्रेजेंटेशन होती है वैसे भी इनकी। तो अर्निंग्स कॉल से मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ। और अगेन पूरा अगर बिजनेस मॉडल समझना है तो वही वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। जो मैंने आपको गाइडेंस बताई थी, आई थिंक 2000 करोड़ की गाइडेंस, एक बार मैं देख लेता हूँ। क्वार्टरली नहीं, सेल्स तो हाँ, इस साल इनकी गाइडेंस है 2000 करोड़ की थी। और ये कंपनी कह रही है कि वी आर स्टिल मेंटेनिंग दैट गाइडेंस, नो चेंज इन दैट गाइडेंस। तो अब देखना पड़ेगा कि जितना भी रेवेन्यू बचा है 2000 करोड़ करने के लिए, क्योंकि TTM तो इनका हो चुका है 1856।
तो अभी देखना पड़ेगा, आई थिंक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात शायद नहीं है, कर लेना चाहिए कंपनी को। 2000 करोड़ का रेवेन्यू वैसे भी इंटैक्ट है, टारगेट कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, और मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता है कि डाइसी वाइसी है इसका, ठीक अच्छा मैनेजमेंट है। FY26 की गाइडेंस कितनी है? 3500 करोड़ प्लस। तो सोचो कितना टेल विंड है। अभी 2000 करोड़ का गाइडेंस है इस साल का FY25 में, और नेक्स्ट ईयर कंपनी कह रही है कि हम 3500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, तो काफ़ी अच्छा। तो दैट्स वाई अगर कभी आपको ये स्टॉक बहुत नीचे पे मिलता है तो इट कैन बी बहुत नीचे पे, अभी तो बहुत मतलब मेरे कंफर्ट लेवल से ऊपर निकल चुका है। लेकिन उसके पीछे भी कुछ कैच है, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। $1 बिलियन रेवेन्यू का टारगेट है 3-4 फाइनेंशियल ईयर्स में, लेकिन मतलब इसके ऊपर आप सिर्फ कंपनी के इंटेंट को समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा मैथ्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 3 और 4 साल में बहुत फ़र्क होता है, पूरे 1 साल का फ़र्क होता है। और जब कंपनी कह रही है कि हम $1 बिलियन रेवेन्यू करेंगे नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस, या तो 3 बोलो या 4 बोलो, 1 साल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इट जस्ट गिव्स यू एन इंडिकेशन अबाउट द इंटेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। प्लान्स टू रेज 750 करोड़ बट नॉट इमीडिएटली, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में तो नहीं कर रहे हैं, बस कंपनी कह रही है कि अगर हमें कहीं अर्जेंट रिक्वायरमेंट लगी तो हमारा सारा का सारा टाइम ये अप्रूवल लेने में, बोर्ड अप्रूवल लेने में ना लग जाए, इसीलिए हम अप्रूवल अभी लेके रख रहे हैं, ताकि बाद में जब हमको पैसा रेज़ करना पड़े, 750 करोड़ का फंड रेज़ करना पड़े, एक्विटी रेज़ करनी पड़े, तो हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी तो मैंने बता दिया, डेलिबरेटली नॉट टेकिंग लो मार्जिन ऑर्डर्स, वी वांट टू रीच 10% पैट लेवल। अभी इनसे एक चीज़ और पूछी थी किसी एनालिस्ट ने कि आपको क्या इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन लग रहा है, तो ट्रांसफॉर्मर वाली साइड में तो कंपनी कह रही है कि हमें नहीं लग रहा है स्लो डाउन, उतना मेरे को आपको इंसाइट देना था, ठीक है। बाकी 15,000 MVA का एक्सपेंशन इनका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद इनकी कैपेसिटी हो जाएगी 55,000 MVA की। अब इसको आप अगर कंपेयर करेंगे वोल्टैम्प से, और आप पूछते हैं ना, बहुत लोग पूछते हैं वोल्टैम्प को इतने अच्छे वैल्यूएशंस क्यों नहीं मिलते हैं, बिकॉज द कंपनी इज़ वेरी स्लो इन माय ओपिनियन। एक तो वो अर्निंग्स कॉल नहीं करती है, तो समझ नहीं आता है कि कंपनी का इरादा क्या है। लेकिन जितना भी मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया ना, कंपनी ने आई थिंक पिछले अक्टूबर वगैरह में, जो भी अभी अक्टूबर इसी के अराउंड पिछले Q3 या Q2 में इन्होंने बोला, Q3 मोस्ट प्रोबेबली, Q3 FY24 में, कि हम 6,000 MVA से अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और टोटल लेके जाएंगे 20,000 MVA तक। अरे यार, आप इतनी बड़ी कंपनी हो, आपके पास कैश है, इतना पुराना मैनेजमेंट है, आज की कंपनी नहीं है वोल्टैम्प, तो आपको पता है इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में, तो आपने पहले से, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि पहले से ही क्यों नहीं कैपेसिटी बढ़ाई, क्यों Q3 में आके आपको पिछले साल याद आ रहा है कि यार हमको कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। अभी पिछले साल बोलूँ तो अक्टूबर, जो भी अक्टूबर गया, यहाँ पे आके ये कह रहे हैं कि हमको कैपेसिटी बढ़ानी है, एंड जस्ट बाई 6,000 MVA। अब आप कंपेयर करो उसको इससे PIGL कह रहा हूँ, ट्रिल से अगर कंपेयर करो, इसने सिर्फ अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है 15,000 MVA का, टोटल नहीं है। टोटल तो इनकी 15,000 जो अभी आने वाली है कैपेसिटी लाइव होने वाली है, उसके बाद इनकी टोटल हो जाएगी 55,000 MVA की। और ऑन द अदर हैंड वोल्टैम्प जो बढ़ा रहा है अपनी कैपेसिटी 6,000 MVA की, उसके बाद जाके इनकी हो जाएगी 20,000 की, सिर्फ 20,000 MVA की। और उससे भी बुरी बात, ये ये जो पूरा FY25 चल रहा है और जो पूरा FY26 आएगा, अभी 1 साल और इनकी कैपेसिटी लाइव होने नहीं वाली है। अभी 1 साल मिनिमम इनकी कैपेसिटी को लाइव होने में लगेगा, 1 साल और 3 महीने यहाँ से, 1 ईयर एंड 3 मंथ्स दे विल टेक। और इनका जो पिछला कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था FY24 का, वो ऑलरेडी 90% से ऊपर था। तो एक नेक्स्ट ईयर अभी हमको समझ आता है कि एटलीस्ट इस कैलेंडर ईयर तक, दिसंबर तक तो इनकी बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं आने वाली है, नेक्स्ट ईयर मार्च में जाके आएगी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स दे विल हैव देयर कैपेसिटी लाइव एंड जस्ट बाई 6,000 MVA। तो इस साल जो ग्रोथ है वो कहाँ से आएगा, बिकॉज एग्जिस्टिंग कैपेसिटी तो वॉज रनिंग एट 93%। तो आप समझ रहे हैं ना क्यों इसको वैल्यूएशन नहीं मिल रहे हैं। बहुत ही स्लो है मैनेजमेंट, बहुत ही स्लो ग्रोथ करना चाह रहा है, सारा का सारा पैसा ये FD या फिर अपने डेट और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, म्यूचुअल तो नहीं, डेट और इक्विटी फंड्स में इधर उधर डाल के बैठे हैं। यार उसको एग्रेसिवली एक्सपेंड करने में लगाओ जब तक ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में टेलविंड्स हैं, इसीलिए उसको अच्छे वो नहीं मिल रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये है, आप अगर ट्रिल की वेबसाइट देखेंगे या इसकी प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि 1100 kV क्लास के ट्रांसफॉर्मर बना रही है, किलो वोल्ट, जो मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में जो आ जाते हैं। मैं तो हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप अगर हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में, चाहे आप कंडक्टर बना रहे हैं, चाहे स्विच गियर बना रहे हैं, चाहे पैनल्स बना रहे हैं, चाहे ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं, रिएक्टर बना रहे हैं, रेक्टिफायर बना रहे हैं, स्टैटकॉम बना रहे हैं,
आप अगर हाई वोल्टेज चाहे ट्रांसमिशन टावर्स बना रहे हैं, आप अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज के प्लेयर हैं तो आपको ऑलरेडी मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब आप वोल्टेम्प की वेबसाइट पे जाओगे तो मेरे को पर्सनली इनको 220 केवी से ज़्यादा कोई नीश मिला ही नहीं मेरे को। और 220 केवी को बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एटलीस्ट 765 केवी तक तो जाओ यार, 800 केवी तक तो आओ, 1100 1200 छोड़ दो, 220 केवी पे आपको क्या वैल्यूशंस मिलेंगे। दैट मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई श्योर शॉट कोई बुकिश आंसर नहीं हो सकता है इसका। जो मेरे को लगा, जितना मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मेरे को ये रीजंस लगे कि वोल्टैम्प को क्यों अच्छे वैल्यूशंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, बाकी बाकी एक सेकेंड। हाँ, कंपनी और कह रही है कि वी विल हैव 4000 करोड़ ऑफ ऑर्डर बाय ईयर एंड। अभी कितने हैं, जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो है 3686 करोड़ की। बाय ईयर एंड जो इनकी ऑर्डर बुक होगी वो 4000 करोड़ की हो जाएगी। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम Q1, जो अभी Q1 आने वाला है। तो सोचो वोल्टैम्प इतना टाइम लेके कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहा है, वो भी जस्ट बाई 6000 MVA। और जो ट्रिल कर रहा है उसने ऑलरेडी अभी कुछ टाइम पहले ही अनाउंस किया था, 2-3 क्वार्टर पहले, और वो अब ख़त्म भी करने वाला है। एक साल के अंदर 15,000 MVA एक्सपेंड कर रहा है बाई 15,000 MVA। वो बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्मर्स के लिए है। लेकिन है तो ना, प्रोडक्ट तो बिकेगा ना आगे जाके। और सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्मर के लिए है वो, सोलर पार्क ट्रांसफॉर्मर, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्मर्स के लिए है वो पर्टिकुलरली, जो इनकी न्यू कैपेसिटी है। तो वो बेसिकली तो बढ़ा तो रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट आगे जाके तो बिकेगा ही ना। तो वही चीज़ वोल्टैम्प को भी करनी चाहिए थी। इसीलिए वाई आई प्रिफर ट्रिल अलॉट ओवर अदर कंपनीज। जस्ट बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट प्रोफाइल, बहुत ही अच्छी नीश पकड़ के बैठे हुए हैं, और मार्जिन्स इनके अच्छे अच्छे से इंप्रूव हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है एज सच। बाकी कंपनी का डेटर डेज कंपनी ने पहले बहुत ज़्यादा था, अभी भी ज़्यादा है, लेकिन कंपनी कह रही है कि इम्प्रूव हुआ है। लेकिन डेटर डेज कंपनी ने डिस्क्लोज़ नहीं किया है। ईयर एंड पे जाके कंपनी कह रही है कि Q4 के जब रिजल्ट हम करेंगे, जो बैलेंस शीट निकालेंगे, जो कैश फ्लो वगैरह निकालेंगे, तो उस पर हम दिखा देंगे कि कितना डेटर डेज है। बट फॉर द टाइम बीइंग द कंपनी ने बोला कि इम्प्रूव हुआ है हमारा डेटर डेज, रिसीवेबल डेज, विच वॉज अ मेजर रिस्क फॉर दिस कंपनी। मेजर तो क्या बोलूँगा, लेकिन अच्छा खासा रिस्क था, जो मैंने आपको Q2 में भी बताया था कि इट कैन बी अ रिस्क फॉर दिस कंपनी। तो उस फ्रंट पे भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी कंपनी ये कह रही है कि एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंडिया में भी रिक्वायरमेंट्स कम नहीं है। तो हमारा अभी 15% एक्सपोर्ट होता है कंपनी का, और हम इसको 20% से ऊपर नहीं करेंगे। और ऊपर से ये जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर ले रहे हैं वो हाई मार्जिन ऑर्डर ही ले रहे हैं, और फ्री ऑन बोर्ड बेसिस पे ये ले रहे हैं। बिकॉज आप बहुत बारी सुनते होंगे कि शिपिंग का प्राइसेस बढ़ रहा है। मुझसे भी आपने बहुत बारी सुना होगा, जब टेक्सटाइल कंपनीज़ को मैं डिस्कस किया था, कि शिपिंग चार्जेस बढ़ रहे हैं, कंटेनर चार्जेस बढ़ रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आप CIF बेसिस पे एक्सपोर्ट करो, जिसमें कि कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट, जिसको हम कहते हैं CIF, उसमें क्या होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका फ्रेट प्राइस आपके ऊपर आता है, पूरा कंटेनर का गुड्स का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो वो तो कंपनी क्यों ही करेगी, कंपनी को जब सारा कुछ इंडिया में इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो क्यों ही CIF बेसिस पे जाएगी अगर एक्सपोर्ट करना है। तो वो एक्सपोर्ट कंपनी कर भी रही है, तो वो खाली फ्री ऑन बोर्ड बेसिस पे कर रही है, जिसको हम FOB बेसिस कहते हैं। तो कंपनी ने अगर जो प्रोडक्ट है वो शिप में चढ़ा दिया शिपिंग के लिए, तो उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की, जो भी एंड बायर इनका होगा वहाँ जाके, चाहे वो एयरसेलर मित्तल हो या कोई भी हो, कोई भी कस्टमर हो, उसकी जिम्मेदारी, उसका प्राइसिंग, सब कुछ उसका, इसको बस बना के भेजना है। तो FOB बेसिस अच्छा होता है, और इसीलिए FOB बेसिस पे ही ये कर रही है काम। रेडिएटर फैसिलिटी मैंने आपको बता दिया। बाकी यही है इस कंपनी के बारे में। छोटा वीडियो है, बट ठीक है, फालतू मैं क्या ही इस वीडियो को बड़ा करूँ जब मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे भी मेरे को अपडेट शेयर करना था। वैल्यूएशंस की बात ऐसी है कि अगर आप इसके फॉरवर्ड पी भी चेक करेंगे ना, कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी कंपनी नेक्स्ट ईयर, और विद 10% मार्जिन, पैट मार्जिन, तो कितना 350 करोड़। अगर मैं 10, कंपनी कह रही है कि हमारा 3500 करोड़ FY26 में रेवेन्यू होगा, 3500 करोड़। अगर मैं 10% इसका पैट मार्जिन तब एज्यूम करता हूँ, जबकि कंपनी कह रही है कि 4% तो सिर्फ हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके बढ़ेगा, लेकिन मैं 10% मान लेता हूँ, 350 करोड़ का रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट होगा FY26 में। और FY20 अभी के हिसाब से मार्केट कैप से अगर 350 डिवाइड करेंगे, आई डोंट नो कितना आएगा, लेकिन 15,311 15311 को मैं एक बार करके देख लेता हूँ। 15311
डिवाइडेड बाई 350 इज इक्वल टू 43 का पी। तो नॉट दैट चीप, बट ये है कि ट्रिल को हमेशा प्रीमियम मिलेगा, बिकॉज इफ़ नॉट ट्रिल देन हु। मतलब ट्रिल अगर ट्रांसफॉर्मर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू compete विद ट्रिल, बिकॉज जो क्वालिटी बहुत अच्छी है उनके ट्रांसफॉर्मर की, उनका नीश बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है इन्होंने। इधर उधर लेफ्ट राइट एंड सेंटर इनके ट्रांसफॉर्मर्स जा रहे हैं और कितने हाई केवी क्लास पे खेल रहे हैं, तो उनकी कैपेबिलिटीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो मेरा तो इसमें ऐसा अप्रोच रहेगा कि किसी जिसे कहते हैं ना कि बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को। अगर ट्रिल के ऊपर हमको कुछ काम करना है तो किसी मेजर करेक्शन में इसको वॉच लिस्ट में डालना, इसके बिजनेस को पढ़ना मत छोड़ना। बिकॉज अगर आप ट्रिल नहीं समझोगे तो आप ये जो कोई भी आप उठा के कोई भी छोटी मोटी ट्रांसफॉर्मर कंपनी आप पढ़ के देख लोगे ना, और आप सिर्फ उसको पढ़ के सोच रहे हो कि आपकी हो गई, आप दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च एनालिस्ट बन गए हैं और 10x मल्टीबैगर आपके जेब में है, जस्ट बिकॉज आपने कोई भी रैंडम छोटी मोटी ट्रांसफॉर्मर कंपनी उठा के पढ़ ली है, तो मतलब यू आर लिविंग अ वेरी इल्यूशनिस्ट लाइफ। छोड़ दो उसे। जब तक आप लीडर्स को नहीं पढ़ोगे, जब तक, तो आपको समझ नहीं आएगा मार्केट में क्या चल रहा है। अब एक इल्यूजन में आप लाइफ जी रहे हो। छोटी मोटी कंपनी से पहले आप प्लीज़ बड़ी कंपनीज़ को पढ़ना शुरू करें। आपको सप्लाई चेन तभी समझ आएगी जब आप बड़ी कंपनीज़ पढ़ेंगे। ये छोटी मोटी एसएमई स्पेस में ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है, नॉलेज है तो कुछ भी आप कर सकते हैं, फिर मेरे को आपको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका उतना इंडस्ट्री को आप नहीं समझे हो और रैंडमली आपने कोई कंपनी छोटी मोटी उठाई 2000-3000 मार्केट कैप की कंपनी, कोई उससे भी छोटी उठाने लग गए अब तो लोग। थोड़ा बहुत पढ़ लिया उसके बारे में, 2-4 प्रोडक्ट देख लिए, थ्रेड बना दिया, पोस्ट डाल दिया, ये कर देगी। अरे समझो पहले इंडस्ट्री को, ज्ञान मत ले लो फालतू का। समझो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, गंदा फंस जाओगे किसी स्टॉक में, सारा ड्रॉ डाउन हो जाएगा जितना भी कैपिटल है। तो पहले लीडर्स को पढ़ो, लीडर्स जब अच्छे से समझ आएँ फिर आप छोटे छोटे प्लेयर्स पे जाओ, फिर आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी कि किस छोटे प्लेयर पे पोटेंशियल है। अभी तो आप छोटा प्लेयर पढ़ते हैं, कोई भी छोटा मोटा जिसकी सब 1500 मार्केट कैप का कोई प्लेयर पढ़ा आपने ट्रांसफॉर्मर में, अब मैनेजमेंट तो ज्ञान पेलेगा ही आके, वो तो ज्ञान देगा ही कि हमारे कंपनी ये ग्रो करेगी, लीप्स एंड बाउंड्स, एंड वी विल जस्ट डू दिस डू दैट। 200% रेवेन्यू ग्रोथ से नीचे तो कोई एसएमई कंपनी बात ही नहीं कर रही है आज की डेट में। तो उस चीज़ का भी आप थोड़ा रिस्क देखो। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बड़े प्लेयर से शुरू करो, सप्लाई चेन समझो, इंडस्ट्री समझो, फिर नीचे आओ। दैट्स इट, यही मेरा कहना था। अपडेट, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो। अभी तक के लिए इतना ही है इस वीडियो में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।